एक बार की बात है, एक वृंदापुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा मदन नाम का व्यक्ति रहता था। मदन का कोई परिवार नहीं था। मदन अनाथ था और तब से ही वह गांव में रहता था। मदन के पास संपत्ति के तौर पर केवल एक घर ही था और एक गाय थी। मदन के पास खेतीबाड़ी करने के लिए जमीन नहीं थी, जिस कारण मदन जंगल में से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। मदन रोज सुबह उठकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। मदन वो लकड़ियों को उठाकर अपने सर पर रख आगे बढ़ता है। आज मैंने समय रहते ढेर सारी लकड़ियां काट ली। अब इन लकड़ियों को जाकर बाजार में बेच आता हूँ। इससे जो पैसे आएंगे उन पैसों से मैं अपने घर का राशन खरीदूंगा। इतनी लकड़ियों को काट के बहुत गला सूख गया है। आगे जाकर देखता हूँ कहीं पानी मांग लूंगा। थोड़ी देर चलने के बाद मदन की नजर एक झोपड़ी पर पड़ती है। अगर कोई इस झोपड़ी में रहता होगा तो मैं उससे पानी मांग लूंगा। प्यास के कारण गला सूख रहा है। इतना कहकर मदन उस झोपड़ी की ओर बढ़ता है। मदन झोपड़ी के पास पहुंचकर झोपड़ी के पास आवाज लगाता है। अंदर कोई है क्या? मदन की आवाज सुनकर एक औरत क्या वहां हुआ? आती है। आप मेरी झोपड़ी के पास आकर क्यों आवाज लगा रहे हो? अरे मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ी काटना मेरा काम है। मैं इस जंगल से लकड़ियां काट कर जा रहा था, मगर मुझे बहुत तेज प्यास लगी। तो फिर मैंने विचार किया, अगर कोई इस झोपड़ी में रहता होगा तो उससे मैं पानी मांग लूंगा। अच्छा, तुम्हें पानी चाहिए? रुको, मैं अभी अंदर से लेकर आती हूँ। वो लड़की मदन को पानी लाकर देती है। तुम इस जंगल में किसके साथ रहती हो? मैंने तुम्हारी झोपड़ी यहाँ पहली बार देखी। मैं जंगल में अपने माँ पिताजी और दादाजी के साथ रहती थी, पर माँ पिताजी तो मुझे बचपन में ही छोड़ के चले गए और अब दादाजी भी छोड़ के चले गए, तो मैं अब अकेली रहती हूँ। तुम्हें इस जंगल में डर नहीं लगता? नहीं, मुझे इस जंगल में डर नहीं लगता है। मेरे दादाजी ने मेरे विवाह के लिए कुछ रिश्तों के लिए बात की थी, लेकिन मेरी एक आंख ना होने के कारण सारी जगहों पे उन्हें ना सुनने मिली, जिस कारण यह दर्द मेरे दादाजी सहन न कर पाए और उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। क्या तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है? हाँ, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और ये लकड़ियां काटकर इन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा करता हूँ। इतने ही बीच में मदन के मन में एक ख्याल आता है और वह उस लड़की से कहता है, तुमसे मुझे एक बात कहनी है, मगर वो बात कहने से मैं जरा डर रहा हूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? जो कहना है साफ साफ कहो। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? अगर नहीं तो तुम मुझे मना भी कर सकती हो। इस दुनिया में तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। हम दोनों ही इस दुनिया में अकेले हैं। हम दोनों साथ रहकर एक दूसरे के दुख और सुख को बांट सकते हैं। हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे। मगर तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? मेरी तो एक आँख ही नहीं है और दूसरी आँख से भी मुझे ठीक ठीक दिखाई नहीं देता। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हम एक दूसरे के सहारे बनेंगे। मेरा पास के गांव में ही घर है। हम दोनों वही रहेंगे और मैं इन लकड़ियों को काटकर बाजार में बेचता हूँ। इससे हम दोनों का गुजारा आराम से हो जाएगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मुझे मंजूर है। फिर क्या, मदन और विजया गांव के मंदिर में दोनों शादी कर लेते हैं। तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम्हें ही सब देखना है। मैं तुमसे विवाह कर आया हूँ और तुम पहली बार घर आई हो और हमारा स्वागत के लिए भी कोई नहीं है। मदन की शादी की बात पूरे गांव में फैल जाती है। खबर सुनते ही गांव निवासी मदन के घर पर आते हैं। मदन, ओ मदन, मदन कहाँ हो? बाहर आओ। आता हूँ काका। अरे भाग्यवान, मुझे लगता है ये गांव वाले तुम्हें देखने आए होंगे। क्या रे मदन, मैं तो समझता था कि तू बड़ा भोला भाला है। मैं पूरे गांव में सबसे सीधा सच्चा आदमी तुझे ही समझता था, मगर तू तो सबसे अलग निकला। तूने तो शादी कर ली और हम गांव वालों को कानों कान तक खबर नहीं दी। मदन भैया, ये तो तुमने बहुत गलत किया, जो तुमने शादी तक की खबर भी नहीं दी। अरे मुझे तो बताने का मौका ही नहीं मिला, और मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाता? तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। वो सब तो ठीक है,
नई दुल्हन से हमारी मुलाकात करवाओगे या तुम ही बोलते रहोगे? हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूं। विजया, ओ विजया, जरा देखो, तुमसे मिलने बाहर कौन आया है। विजया को देखकर गांव वाले चौंक जाते हैं और मदन और विजया से कहते हैं, अरे ओ मदन भैया, इसकी आँख किसने फोड़ दी? तुमने लड़की ठीक से नहीं देखी थी क्या? अरे मदन, जब तुझे इतना ही शादी का भूत सवार था तो मुझसे कह देता। अंधी लड़की से बेहतर जमींदार के घर पर जो नौकरानी का काम करती है ना, मैं उससे तुम्हारा विवाह करवा देता। ये अंधी लड़की से तो वो कई ज्यादा सुंदर है। इसे दिखाई नहीं देने के अलावा मुझे लगता है इसे सुनाई भी नहीं देता है, जो इतनी बुराइयां सुनने के बाद भी यहाँ खड़ी है, अंधी कहीं की। मदन काका, इतने दिन लड़की ढूंढने के बाद तुम्हें केवल यही लड़की मिली थी क्या शादी करने के लिए? क्या कहा, बस बहुत हो गया मेरी पत्नी को। यूं भला बुरा क्यों कह रहे हो? यहाँ आकर मेरी दुल्हन को देखो। किसने कहा था जाओ जाओ मेरे घर से, आप सब निकलो मेरे घर से। हमें ही शौक चढ़ा था तुम्हारी दुल्हन को देखने के लिए, तो हम यहाँ आ गए। जाओ मेरे घर से, आप सब निकलो मेरे घर से। ये दुल्हन को देख के तो अब हमारा दिन कैसा जाएगा हमें भी नहीं पता। पत्नी जरा सी सुंदर होती तो पता नहीं क्या करता। चलो चलो, हम इसे देखने का शौक आया था, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। इस तरह गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन विजया का बहुत मजाक उड़ाते हैं गांव वाले। अगली सुबह अरे सुनते हो जी, अरे तुम उठ गए, अब जाकर तुम नहा लो। जब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें मैं खाना बनाकर दूंगी, ठीक है? ठीक है भाग्यवान। भाग्यवान नदी से पानी में लेकर आ जाता हूँ। नहीं जी, पानी तो मैं लेके आऊंगी, केवल तुम नहाकर तैयार हो जाओ, ठीक है? ठीक है भाग्यवान, जैसे तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर विजया अपने घर से पानी भरने के लिए नदी की ओर निकल जाती है। देखो देखो, आज नई नवेली दुल्हन पानी भरने के लिए आ रही है। आने दो, आज इसे अच्छे से बताती हूँ। अगली बार यह नदी में पानी भरने का सोचेगी भी नहीं। जरा देख कर आना, मेरा मटका रखा है, उसमें पैर मत लगा देना। क्या शीला बहन, तुम भी ना क्या कहना चाहती हो? उसे दिखता नहीं है या अंधी है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, यह तो सच में अंधी है। अरे मैं वही सोचूं, अंधी को पानी भरने के लिए आने कैसे दिया? अगर इसे दिखाई ना दे और ये नदी में गिर गई तो शीला बहन या अंधी को क्या होगा? या अंधी को मगर एक फायदा जरूर है। कैसा फायदा दीदी? कुछ समझी नहीं मैं, कैसा फायदा हमें? अरे यही कि जो काजल हमें लगाने में 1 महीना चलता है, वह अंधी को कम से कम 2 महीना तो चलता ही होगा। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। विजया कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। विजया का खूब मजाक उड़ाते हैं और विजया वहां से घर आने लगती है। मदन की नजर वहां मटके पर पड़ती है, जिसे खाली देख मदन कहता है, क्या हुआ, मटकी तो खाली है, तुम तो नदी पानी लेने गई थी। विजया कुछ बोले बिना ही वहां से चली जाती है। अरे भाग्यवान, क्या हुआ, मेरी बात का जवाब तो दो। मैं पानी भरने गई थी तो नदी के किनारे गई तो गांव की औरतों ने मुझे वहां पे बहुत चिढ़ाया, मुझे अंधी कहकर मेरा बहुत मजाक उड़ाया। उनकी इतनी हिम्मत, नदी किनारे तुम्हारी बेइज्जती की, और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम दुखी मत हो भाग्यवान, मैंने तो सोचा कि तुमसे शादी करके तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, पर मुझे पता थोड़ी न था कि ये गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे, जो किसी की मजबूरी न समझते हुए उसी का ही मजाक उड़ाएंगे। तुम दुखी मत हो, अब भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं भाग्यवान, अब से हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को ही छोड़ देंगे, हम शहर जाएंगे, वहीं मुझे कुछ न कुछ तो काम मिल ही जाएगा। भाग्यवान, वहां हम चैन की सांस ले पाएंगे। फिर यहाँ घर बार का क्या होगा और हमारी गायों का क्या होगा? तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान,
मेरा एक करीबी मित्र है जो अपनी गाय को ले जाएगा। चलो, जो जो जरूरी सामान है उसे एक पोटली में बांध लो। हमें आज रात को ही यहां से निकलना होगा। रात के समय मदन और विजया पोटली पकड़कर गांव से बाहर जाने लगते हैं और दोनों जंगल से होकर जाने लगते हैं। अचानक से विजया का पैर एक पुराने चिराग से स्पर्श होता है। उस चिराग से एक नीले रंग का बड़ा सा जिन निकलता है। मदन और विजया को जिनी दिखाई देता है। मर गए हम दोनों, ये पता नहीं क्या बला है। तुम मदन और ये तुम्हारी पत्नी विजया, तुम दोनों ही इतनी रात में कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें हम दोनों के नाम कैसे पता चले? मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैं हूँ एक जादूगर जिन्हें सब पता है। जो मुझे रात में मिलता है मैं उसे मनचाहा वरदान देता हूँ। तुम मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? क्या तुम हमें वरदान दोगे? सच में तुम हमें वरदान दोगे? क्या सच में तुम हमारी इच्छा पूरी कर सकते हो? हाँ मांगो, तुम्हें क्या वरदान मांगना है? अरे भाग्यवान, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये जीन से क्या वरदान मांगे। तुम्हारे मन में कुछ विचार हो तो बताओ। हम धन मांग लेते हैं। हमारे पास बहुत सारा धन होगा तो कोई गांव वाला हमारा कभी मजाक नहीं उड़ा पाएगा। नहीं भाग्यवान, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं जीन से तुम्हारी आंख मांग लेता हूँ, जिससे तुम्हें कोई नहीं सताएगा। मगर मेरी आंख आ जाने से अपनी गरीबी दूर थोड़ी ना होगी। अरे जरा जल्दी करो, मुझे और कहीं भी जाना है। जरा जल्दी मांगो वरदान। वरदान सोच लिया भाई जिनी, मुझे मेरी पत्नी की खोई हुई आंख वापस चाहिए। तथास्तु। जिनी के जादू करते ही मदन की पत्नी की आंख वापस आ जाती है और उसे सब अच्छे से दिखने लगा। अब मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है जी। आप बहुत अच्छे हो। अरे भाग्यवान, तुम्हारी आंख वापस आ गई, कितनी खुशी की बात है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरी आंखें सचमुच में वापस आ गई जी। मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तुमने मेरी खुशी के लिए इस जीनी से धन नहीं मांगा, तुमने मेरी आंख मांगी। नहीं भाग्यवान, मुझे धन से ज्यादा तुम प्रिय हो। मदन और विमला की खुशी देखकर जिनी कहता है, मुझे एक वरदान देने की और इच्छा है। तुम दोनों अपने एक एक हाथ फैलाओ। और जिनी के जादू करते ही दोनों के हाथों में सोने से भरी पोटली आ जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से झूम उठते हैं। सुनो जी, जीनी ने हमें तो सब कुछ दे दिया, अब हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और गांव लौट जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। मदन और विजया अब धनवान थे और उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। उन्होंने यह तय किया कि वे अपना जीवन सादगी और एक दूसरे के साथ बिताएंगे। खाने की सीख। सच्चा प्यार त्याग और सहारे पर आधारित होता है। किसी की शारीरिक कमियों पर हंसने के बजाय हमें इंसानियत का सम्मान करना चाहिए। क्या आपको ये स्टोरी पसंद आई? इस स्टोरी का सेकेंड पार्ट देखना चाहेंगे आप? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल की हर एक स्टोरी का नोटिफिकेशन मिलते रहे।